नमस्कार, एनटीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप सवाल इंडिया का देख रहे हैं। दिल्ली नगर निगम में आज जोन अध्यक्ष, जोन डेप्यूटी चेयरमैन और स्टैंडिंग समिति सदस्य के चुनाव हो रहे हैं। अभी तक 7 जोन के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें से 4 में आम आदमी पार्टी जीत चुकी है, 3 में बीजेपी को जीत मिली है। अगर सदन की स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों का कुल आंकड़ा जोड़कर देखा जाए तो 18 सदस्यों में अब तक 12 के नतीजे सामने आ चुके हैं। एमसीडी मुख्यालय सिविक सेंटर में वोटिंग जो है वो शुरू हुई। अलग अलग इलाकों से खबर भी आने लगी। करोबाग जोन से आम आदमी पार्टी के अंकुश नारंग ट्रेडिंग कमेटी के निर्विरोध सदस्य चुने गए। सिटी एमपी जोन से आम आदमी पार्टी के पुनर्दीप सिंह सहानी निर्विरोध चुने गए। 12 जोन के में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पद पर और स्टैंडिंग कमेटी के 12 मेंबर्स के लिए इस वक्त चुनावी मुकाबला चल रहा है। उससे पहले ही आम आदमी पार्टी और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में कहासुनी का एक दौर जो था वो चलता रहा। कल उपराज्यपाल ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय पर चुनाव कराने का आदेश दिया था। दिल्ली नगर निगम में मेयर और डेप्यूटी मेयर के पद के अलावा स्टैंडिंग कमेटी भी बेहद अहम होती है। जिस दल के पास स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का पद होता है, निगम में असली सत्ता उसी दल की मानी जाती है। यही वजह है कि दोनों पार्टियां स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जीतने के लिए जी जान लगा रही हैं। स्थायी समिति में कुल 18 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 जोन से चुनकर आते हैं, जबकि 6 सदस्यों का जो चुनाव है वो सदन में होता है। एमसीडी के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल मेरे साथ में हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। पहले तो आज स्टैंडिंग कमेटी का जोन के चुनाव चल रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? क्या आपकी पार्टी किस तरह का परफॉर्म कर सकती है? बहुत पॉजिटिव। कुछ ही घंटों की बात है, आपके सामने पिक्चर पूरी क्लियर होगी। दिल्ली के काफ़ी 8 से 9 जोनों के अंदर, तकरीबन 9 जोनों के अंदर आम आदमी पार्टी अपना चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स बनाने जा रही है। वो आपको कुछ घंटों बाद सामने पिक्चर आ जाएगी और हमें किसी भी चीज़ का कोई भय नहीं। बहुत मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी जोनल चुनाव जीतेगी, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जीतेगी, आने वाले मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जीतेगी। लेकिन पीठासीन अधिकारी घोषित ना करना, इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी को कहीं डर है कि चुनाव वो नहीं निकाल पाएगी, इस वजह से वो चुनाव से पीछे हट रही है? देखिए, महापौर की एक जिम्मेदारी है। महापौर अपने अंदर आत्मा की आवाज़ इसलिए उठा रही हैं क्योंकि हमारे दिल्ली के जो काफ़ी काउंसलर्स हैं, कोई दिल्ली में नहीं था, कोई किसी के घर में कोई इमरजेंसी थी। एक शॉर्ट नोटिस के अंदर म्यूनसिपल सेक्रेटरीज ने जो चुनाव का ऐलान किया है, ये जो है कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इतनी अफरा तफरी क्यों, कि महज 5-6 दिन के अंदर नॉमिनेशन भी कराओ, 5-6 दिन के अंदर आप लोग चुनाव भी कराओ। तो इससे क्या होता है, पार्षदों ने लेटर दिया है ऑफिशियली, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, विपक्षी हो, सब लोगों ने भी कहा है। किसी ने ऑन रिकॉर्ड बोला है, किसी ने ऑफ रिकॉर्ड बोला है कि मैडम इतनी जल्दी चुनाव क्यों कराया जा रहा है 5-6 दिन के अंदर। तो मैं महापौर का यही कहना है कि इसको पोस्टपोन किया जाए, हफ्ता भर 10 दिन के लिए सिर्फ पोस्टपोन किया जाए। सवाल ये है कि भाई 1.5 साल हो गया, आप कह रहे हैं कि जल्दी में हो रहा है, तो 1.5 साल हो गया स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन। जब जिस काउंसलर्स को वोट डालना है, जब वो दिल्ली में मौजूद नहीं है, जिसके साथ कोई इमरजेंसी है, जो अपनी रिक्वेस्ट दे रहा है कि मैडम इसको हफ्ता भर, इससे पहले भी यही हुआ है और यही मेयर हैं जिन्होंने अभी कुछ हफ्ते पहले ही लेटर लिखा था म्यूनसिपल सेक्रेटरी को कि जल्द से जल्द चुनाव कराइए। तो वही तो चाहती हैं आम आदमी पार्टी, 100% चाहती है। हम तो पिछले 1.5 साल से चुनाव चाहते हैं, स्टैंडिंग कमेटी भी चाहते हैं। एक आखिरी सवाल, एक जो होम मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन आया है, क्या उसका इन चुनावों से कोई लेना देना है क्या? क्योंकि लोग जोड़ के देख रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन आया और दूसरी तरफ से जो है एलजी ने एमसीडी कमिश्नर को कह दिया कि आप पीठासीन अधिकारी घोषित कर दीजिए। क्या इसमें कोई कनेक्शन है या फिर ये चर्चा ही है मात्र आपके हिसाब से? देखिए, अभी मैंने उस नोटिस को पढ़ा नहीं है, तो पहले मैं उसको नोटिस को पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा, फिर उसके बाद ही मैं उस पर कुछ प्रतिक्रिया दे पाऊंगा। मगर मेरा ये मानना है कि महापौर की शक्तियों को बाईपास करके जिस तरीके से किया जा रहा है, तो उस पर हमारी लीगल टीम बैठेगी, वो उसके बाद कोई फैसला ले पाएगी। इसको रुकवाने के लिए तो आम आदमी पार्टी कोर्ट वोट नहीं, इसको रुकवाने के लिए कुछ नहीं कि ले रही है, चुनाव में 100% हिस्सा ले रही है, मजबूती के साथ ले रही है और बहुत अच्छी तरीके से, अच्छे रिजल्ट्स के साथ आप देखेंगे बहुत आदमी पार्टी नजर आएगी। एमसीडी मुख्यालय से अपने कैमरा सहयोगी अरुण सिंह नेगी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में लगातार एक दूसरे के खिलाफ आग उगलती रही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। हरियाणा में उनका गठबंधन की खबरें आ रही हैं, लेकिन उससे पहले जरा एमसीडी चुनाव में अभी के हालात क्या हैं उस पर जरा शरद, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। शरद, इतना अहम क्यों है ये स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव
और दूसरा, अब तक जो जैसे बात आम आदमी पार्टी कह रही है कि देखिए मेयर के पास ताकत होती है पीठासीन अधिकारी घोषित करने की, एलजी साहब ने वो भी ताकत अब अपने हाथ में ले ली, उन्होंने सीधे कमिश्नर को बोला कि आप पीठासीन अधिकारी। तो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं चाहती थी कि अभी चुनाव हो और बीजेपी क्यों चाह रही है कि अभी चुनाव हो? देखिए, ये चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि एमसीडी के अंदर असली सरकार स्टैंडिंग कमेटी मानी जाती है। सारे जितने प्रस्ताव होते हैं, जितने 5 करोड़ से ऊपर के प्रस्ताव को मंजूरी देनी होती है, ये सारा काम स्टैंडिंग कमेटी करती है। मेयर देखने में इंपॉर्टेंट तो लगता है, लेकिन उसका मुख्य काम होता है सदन को चलाना। तो अभी तक एमसीडी में आपकी सरकार बनी है, तो कोई बड़ा प्रस्ताव, कोई बड़ा बदलाव, कोई इस तरह का कुछ भी आम आदमी पार्टी की तरफ से, एमसीडी की तरफ से इसलिए नहीं देखा गया क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी थी ही नहीं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि असली सरकार आम आदमी पार्टी के पास आए, तभी वो ये इस एमसीडी के अंदर काम कर पाएगी। इसलिए ये सारी जो है जोर आजमाइश चल रही है। ये माना जा रहा था कि दलील ये दी गई मेयर की तरफ से कि क्योंकि हुआ ये कि 23 अगस्त को मेयर शैली ओबरॉय ने निर्देश दिए कि चुनाव करवाए जाएं स्टैंडिंग कमेटी के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। लेकिन ये आरोप है शैली ओबरॉय का कि देरी की गई है। हालांकि फैक्ट ये है कि 23 तारीख को निर्देश दिए गए थे चुनाव कराए जाएं, 28 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया गया कि 30 तारीख तक नॉमिनेशन होंगे और 4 तारीख को चुनाव होंगे। तो शैली ओबरॉय का ये कहना है कि कम समय दिया गया है पार्षदों को नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए, और लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए। लेकिन चर्चा ये है, और दूसरी तरफ से बीजेपी चाह रही है कि चुनाव हो, तो चर्चा ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि आम आदमी पार्टी तैयार नहीं थी और बीजेपी तैयार थी, यानी कि आम आदमी पार्टी के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं था ताकि वो स्टैंडिंग कमेटी जीत पाए, और बीजेपी के पास इंतजाम हो गया था, इसलिए आप चाह रही थी कि ना हो और बीजेपी चाह रही थी कि हो जाए। तो ये चर्चा थी, जो अभी आखिर में पता लगेगा कि सही हो रही है नहीं हो रही। अभी की अपडेट आपको मैं दे दूं कि अभी ये दिखाई दिया है, साउथ जोन के नतीजे आए हैं और उसमें एक जगह ये दिखाई दिया है कि 4 पार्षद आम आदमी पार्टी के बीजेपी ने तोड़ लिए हैं। जो वोटिंग हुई है उसमें नजर आया है। उसके बाद टाई हो गया, और किस्मत आम आदमी पार्टी की अच्छी थी कि टाई होने के बाद जो लकी ड्रॉ निकाला गया, सिक्का नहीं उछाला, लकी ड्रॉ निकाला गया, तो ये सीट आम आदमी पार्टी जोन चेयरमैन की, स्टैंडिंग कमेटी नहीं, जोन चेयरमैन की सीट यहाँ पर जीत गई। तो जैसे क्रिकेट में होता है कि आसान सा कैच छूट गया, यहाँ पर आगे होते हुए आम आदमी पार्टी ने टाई किया, तो ये कैच छूट गया था, आम आदमी पार्टी ने फिर इसको लपक लिया, ये सीट इनके पास आ गई जोन चेयरमैन की। अभी आगे स्टैंडिंग कमेटी आएगा। शाहदरा नॉर्थ का भी अभी नतीजा आया है और यहाँ पर ये सीट भी बीजेपी ले गई है। तो 18 में से अभी का नतीजा जो आया है स्टैंडिंग कमेटी का वो ये है कि 18 में से 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीत चुकी है और 6 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। तो इसका मतलब यह है बस अब 5 सीटें और तय होनी है, और एक तो सदन की सीट है, यानी कि 4 सीटों का अब नतीजा आना है, जिसमें यह तय हो जाएगा कि सरकार आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी की बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। असली क्रूशल जो जोन है उनमें अब वोटिंग शुरू होने वाली है। तो कांटे की टक्कर इस वक्त बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में देखने को मिल रही है। एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हो रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में लगातार एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में एक दूसरे का हाथ थाम कर चुनावी नैया पार लगाने में जुट गई है। हरियाणा में गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सैद्धांतिक सहमति बन गई है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कमेटी भी बना दी है। इस कमेटी में दीपक बाबरिया, अजय माकन और दीपेंद्र हुड्डा को शामिल किया गया है। ये कमेटी सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक तौर पर बातचीत करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से 10 सीटें मांग रही है, लेकिन कांग्रेस अभी 5 सीटें देने को तैयार है। वहीं हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता का कहना है कि उनकी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। गठबंधन पर आखिरी फैसला आलाकमान करेगी। लोकल यूनिट की जहां तक बात है, आम आदमी पार्टी बहुत ही अनुशासित है। लोकल यूनिट अभी तक 90 विधानसभाओं पर तैयारी कर रही है और लोकल यूनिट पूरी मजबूती के साथ तैयारी कर रही है, परंतु लोकल यूनिट को पूरा विश्वास है हाईकमांड के ऊपर। हाईकमांड जो फैसला करेंगे हम उसके साथ। चलिए, तो ये आपने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कोशिश कर रही है कि साथ आ जाए। वहीं कांग्रेस पार्टी ने आज विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, दोनों जो पहलवान हैं, जिन्होंने खासतौर से पिछले कई महीनों में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था, उनको चुनाव लड़ाने का फैसला किया है।
बजरंग पूनिया बादली से, जबकि विनेश फोगाट जुलाना से चुनाव लड़ेंगे। जुलाना जींद में है और वहां विनेश की ससुराल है। इस दोनों पहलवानों ने आज सुबह ही राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी और बजरंग पूनिया पहले भी एक दूसरे से मिलते रहे। कुछ समय पहले भी राहुल गांधी हरियाणा के दौरे पर गए थे तो बजरंग पूनिया से उन्होंने मुलाकात की थी, अखाड़े में गए थे। कांग्रेस इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीते कुछ सालों में पार्टी को जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की तैयारी में है। वो चाह रही है कि इस चुनाव में जाटों जो सीटें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जाएं और उस पर कहीं ना कहीं जाट और एससी जो समीकरण है कांग्रेस वो बैठाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए ग्राउंड से लेकर टॉप लेवल तक तैयारियां की जा रही हैं। हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, बड़ा फैसला है और जिस तरीके से अगर बात करें, चाहे किसानों का मुद्दा हो, उस पर कितने मुखर रहे हैं विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, और पहलवानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया है। तो क्या कांग्रेस को लगता है कि एक बड़ी सिंपथी वेव इनके साथ कांग्रेस की तरफ आएगी? जी बिल्कुल, देखिए आपने जिसकी बात की, किसान आंदोलन में भी इन्होंने समर्थन किया था। इसके अलावा जिस तरीके से दोनों पहलवानों ने कुछ और पहलवानों के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उसका आपने जिक्र किया, तो कांग्रेस को बिल्कुल लगता है कि इसका फ़ायदा मिलेगा। अभी विनेश फोगाट के साथ जो ओलंपिक्स में हुआ, भले ही वो मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन उनको लेकर एक सहानुभूति तो बिल्कुल दिखाई दी, पूरे देश भर में दिखाई दी, और हरियाणा में तो लाजमी है क्योंकि वहीं से वो आती हैं। और इसलिए आज राहुल गांधी ने खुद दोनों से मुलाकात की है और अब संभावना यही है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ये सहमति बन गई है कि इन दोनों को चुनाव लड़वाया जाएगा। संभवतः बजरंग पूनिया बादली सीट से चुनाव लड़ेंगे और विनेश फोगाट जहां उनकी शादी हुई है जिंद जिले में, जुलाना एक सीट है, वहां से वो संभवतः चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये लगता है, और आपने देखा है शुरू से जब से ओलंपिक से लौटी हैं विनेश फोगाट, जिस तरह से एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया था उनका, खुद दीपेंद्र हुड्डा उनकी गाड़ी चला रहे थे और पूरा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनके स्वागत में गए हुए थे। तो कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से अपनी मंशा साफ कर दी थी कि वो चाहते हैं कि विनेश फोगाट चुनाव लड़े, और अब लगभग ये साफ हो गया है। बस इंतज़ार औपचारिक ऐलान का है कि जब सूची आए, लिस्ट आए कांग्रेस की, तब इन दोनों का नाम शामिल हो। लेकिन अब ये लगभग फैसला हो गया है कि दोनों चुनाव लड़ेंगे और उनके असेंबली सीट्स भी लगभग तय हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो कांग्रेस के जो कांग्रेस का पाला है, कांग्रेस का अखाड़ा है, उसमें आधिकारिक तौर पर अब इन दोनों पहलवानों की एंट्री हो गई है। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। गुवाहाटी पुलिस ने एक बैंक अकाउंट स्कैम नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोग लालच देकर लोगों के बैंक खातों के साथ गड़बड़ी करते थे। आरोपी इन खातों के जरिए गैरकानूनी लेन देन करते थे। पुलिस ने इस मामले में 44 चेकबुक, 12 पासबुक और करीब 50 एटीएम कार्ड और यूएई, थाईलैंड की मुद्रा भी बरामद की है। कई यूपीआई स्कैनर, 17 सिम कार्ड, 3 निजी डायरियां भी बरामद हुई हैं। पिछले साल दिसंबर में राहित अली नाम के एक शख्स ने अपने दोस्त बबलू दास के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अली का आरोप है कि उसके निजी कागजों के आधार पर दास ने एक निजी बैंक में खाता खुलवाया। तो ये जिस तरीके का फ्रॉड सामने आया है उसके बाद पुलिस जो है वहाँ पर अब कड़ी कार्रवाई कर रही है। वहीं साइबर ठगी के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं और बिना मेहनत जल्द पैसा कमाने के चक्कर में काफ़ी लोग ऐसे ठगों के जाल में फंस भी जाते हैं। ताज़ा मामला हाईबॉक्स नाम के एक ऐप से जुड़ा हुआ है जिसके जरिए करीब 100 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। दिल्ली पुलिस के पास 20 से ज़्यादा शिकायतें आई। उत्तर पूर्वी साइबर थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला स्पेशल सेल को ट्रांसफर किया गया। साइबर ठगों ने लोगों को फंसाने के लिए कुछ बॉलीवुड हस्तियों और नामी यूट्यूबर्स के ऐप का प्रचार कराया था।
इनमें रिया चक्रवर्ती, एल्विश यादव, अभिषेक मल्हान शामिल हैं। हाईबॉक्स ऐप में 300 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक लगाने पर एक बॉक्स मिलता था। उस बॉक्स को खोलने पर उसमें निकलने वाला सामान इसी प्लेटफॉर्म पर 1% से ज़्यादा रकम पर आप खरीदा जाता था। अगर ठगे गए लोगों की परेशानी ये है कि पिछले 2 महीने से जो बॉक्स खरीदने के लिए पैसा लगाया उन्हें वापस कुछ नहीं मिला। हाईबॉक्स नामक एक ऑनलाइन ऐप के ज़रिए लोगों को मोटी कमाई का झांसा देकर करीब 100 करोड़ रुपए ठग लिए गए हैं। आपको बता दें कि ये जो ऑनलाइन ऐप है वो एक ऐसी ऐप है जहां पे लोगों को बॉक्सेस मिलते हैं। लोग बॉक्सेस खरीद सकते हैं, करीब 300 से लेकर 1 लाख तक के बॉक्सेस खरीद सकते हैं। और ख़ास बात ये है कि अगर बॉक्स में जो सामान है वो लोगों को नहीं पसंद आया तो वो इसी ऐप के ज़रिए वापस से उस बॉक्स को बेच सकते हैं करीब 1% ज़्यादा रकम पे, जिससे उन्हें मुनाफा होता है। मान लीजिए कि अगर उन्होंने 1 लाख का एक बॉक्स खरीदा तो वो अब उसे वापस इस ऐप पे 1,01,000 रुपए में बेच सकते हैं। अब आपको बता दें कि इस ऐप ने किस तरह से ठगी की है। तो पहले इस ऐप ने लोगों का विश्वास जीता। कई सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उनसे इन्होंने एडवर्टीजमेंट्स कराए जिससे इन्होंने लोगों का विश्वास जीता। और फिर लोग जो है इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट करने लगे, शुरू किया लोगों ने, और लोगों के पैसे फंस गए। शुरू में तो कुछ लोगों को पैसे मिले, लेकिन धीरे धीरे उन्हें कोई भी जब पैसे विड्रॉ करने की कोशिश करते थे तो उन्हें उनके पैसे नहीं मिलते थे उन्हें, और उनके पैसे फंस गए। और इस घटना के जो शिकार हैं वो कोई एक इंसान नहीं है, कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस घटना के शिकार हो चुके हैं। और उत्तर पूर्वी थाना में कुछ FIRs भी दर्ज किए गए हैं, वहाँ के साइबर सेल में कुछ FIRs दर्ज किए गए हैं, और लोग जो है वो परेशान हैं और धीरे धीरे सामने आ रहे हैं हिम्मत करके, और अपनी जो समस्या है वो बता रहे हैं। तो इस मामले की जांच करने के लिए हम नोएडा में सेक्टर 126 में, जहां फॉर्च्यून 1 है, वहां पे इसकी ऑफिस हुआ करती थी पहले, तो वहां पहुंचे तो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी बताया कि ये कंपनी कुछ महीनों पहले जो है वो बंद हो गई है। और ये जो कंपनी है वो जब बंद हो गई तो उसके बाद कस्टमर्स जो है वो यहाँ आना शुरू हुए परेशान होकर, क्योंकि उनके जो पैसे थे वो फंस गए थे। तो जब कस्टमर्स जो है वो उन्होंने यहाँ आना शुरू किया तो हमेशा वो यही पूछते थे कि कंपनी कहाँ गई। तो इनके पास जो एम्प्लॉयज़ के नंबर्स थे वो जो कस्टमर्स हैं उन्हें देते थे, लेकिन कस्टमर्स जब उन पे कॉल करने का कोशिश करते थे तो वो सारे जो नंबर्स हैं वो स्विच्ड ऑफ आते थे। तो इस ठगी का जो शिकार है इस ठगी के जो शिकार हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। और जो पुलिस है वो भी इस मामले में जाँच कर रही है, साइबर सेल भी इस मामले में जाँच कर रही है, और उनका भी कहना है कि अभी तक लगभग 20 FIR दर्ज हो चुके हैं। और उनका भी कहना है कि जो संख्या है वो इससे कई ज़्यादा हो सकती है इस ठगी की। और वो लोगों से यही अनुरोध कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो सामने आए और अपनी समस्या को बताए, ताकि इस मामले की तह तक पहुंचा जा सके और इस बात को जाना जा सके कि किस तरह से इस कंपनी ने इस घटना को अंजाम दिया है, इस ठगी को अंजाम दिया है। और साइबर सेल जो है वो ये भी जान पाए कि किस तरह से जो ये ठगी है उसे अंजाम दिया गया। और साथ ही साथ एक और चीज़ इसमें है कि वो ये भी जानना चाहते हैं कि इस मामले की तह तक पहुँचना चाहते हैं कि कौन कौन से जो लोग थे वो इसमें शामिल थे, और किस तरह से ये पूरी घटना जो है वो हुई है, और किस तरह से जो लोग हैं उनके जो पैसे हैं वो फंस गए हैं, और किस तरह से उन्हें वापस रिट्रीव किया जा सकता है, उन्हें वापस लाया जा सकता है। नोएडा से प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। वहीं इस पर हमारी सहयोगी प्रेरणा ने पूर्व दिल्ली पुलिस के DCP एलन राव से बात की, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फॉर्मर DCP एलन राव जी। तो हम इनसे बात करेंगे हाईबॉक्स ऐप पे जो स्कैम हुआ है उसके बारे में। सर, हमें बताइए कि हाईबॉक्स ऐप जो है उस पर अभी 1000 करोड़ की ठगी, 100 करोड़ की ठगी की गई है, तो कैसे ये चीज़ होता है, किस तरह से ये इस तरह की ऐप्स जो है वो काम करती है?
देखिए, जो ऐप्स का टाइम जब आ रहा है, जो अभी ऐप्स के थ्रू जो लोग चीटिंग करते हैं, बहुत से सोशल मीडिया में ऐप्स और दूसरी कई चीज़ें बनाकर लोगों को लुभावने वादे करते हैं और इसमें बॉक्स में भी ऐसा लुभावना वादा करते हैं। ये सॉर्ट ऑफ आप समझ लीजिए गेमिंग टाइप है। लोगों को इस प्रकार से उनको अट्रैक्ट करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट के लालच में लोग आगे इसमें पैसा लगाते हैं और फिर वो अल्टीमेटली, जैसे गेमलिंग में कुछ अल्टीमेटली हारना ही होता है, इसमें भी यही बात लग रही है कि ऐसे जो बॉक्स ऐप के थ्रू जो पैसा लगाते हैं उन आदमियों को अल्टीमेटली नुकसान उठाना पड़ता है। और जो अभी ये बातें पता लगी हैं, कंप्लेंट्स हो रही हैं, शायद एफआईआर भी हुई हैं कहीं ईस्ट दिल्ली में और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, तो इसका पता लगाने के बाद देखेंगे कि कौन कितने आदमी किसने क्या किस प्रकार से चीटिंग या इसमें किया है और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी आगे देखने को मिलेगा। सर मेरी तरफ देखिएगा आप। हाँ सर, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि इन ऐप्स के झांसे में ना आए। किसी भी प्रकार का कोई भी लालच कोई देता है किसी को, तो वो लालच में ना आए, वो ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। और जो आदमी लालच में आएगा, कोई भी, आप ये मान के चलिए कि कोई भी इस दुनिया में फ्री कुछ नहीं है। जब भी कहीं भी आपको लगता है कि आपको फ्री दिया जा रहा है या आपको मल्टीपल आपको प्रॉफिट होगा और इस प्रकार से कि आपको इतना लगाओगे इतना पैसा मिलेगा, तो इस ऐसे झांसे में ना आए उनके लोगों के। लेकिन ये जो लोग हैं जो ऐसे चीटिंग करने वाले हैं, वो इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। कोई भी आदमी ऐसे झांसों में जल्दी आ जाता है। लालची जो है ना, हम लोग लालच में आ जाते हैं, तो लालच के चक्कर में, और ये ख़ास तौर से टारगेट करते हैं रिटायर्ड ऑफिसर्स को या कोई ऐसे जो बिजनेसमैन है जिनको जल्दी से जल्दी पैसा बनाने की ललक होती है, तो ये अपने डेटाबेस से निकालते रहते हैं किस आदमी से कैसे करना है और वो फिर ऐसे ऐप्स में उनको फंसाकर उनका पैसा ऐंठ लेते हैं और फिर वो इस प्रकार से चीटिंग करते हैं। तो सर अभी तक कुछ आइडिया कि कितने कंप्लेन्स आए हैं इस रिगार्डिंग, इस पर्टिकुलर हाई बॉक्स ऐप के रिगार्डिंग? अभी तक जो न्यूज़पेपर से पता चला कि काफ़ी कंप्लेंट्स हैं, मे बी इन हंड्रेड्स, बट बहुत से लोग होंगे जो ऐसी उसका शिकार हुए हों। शायद आपके इस टीवी माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि इसमें कंप्लेंट भी होती है। बहुत से लोग इस बारे में कंप्लेंट इसलिए भी नहीं करते हैं कि कोई पता नहीं पुलिस एक्शन लेगी या नहीं लेगी। तो इसमें मेरा सभी से गुजारिश ये है कि जो भी इसे चीटिंग के शिकार हुए हैं वो तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें और उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद इन लोगों तक पुलिस पहुँचेगी और जब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये लोग सामने आएंगे, तो फिर इनका ये जो चीटिंग करने का जो धंधा है ये रुक जाएगा। और ऐसे एक्शन लेने से, अगर ये आदमी अरेस्ट होते हैं, एक्शन लिया जाता है, इनसे पैसे रिकवर होते हैं, तो बहुत से लोग आगे जो ये काम करने वाले दिख रहे हैं कि वो करने की वो रखते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे, तो उनके ऊपर भी एक लगाम लगेगी। मध्य प्रदेश में साइबर ठगी के मामले थम नहीं रहे। एक अनुमान है कि राजधानी भोपाल में हर दिन करीब 17 लाख रुपए का फ्रॉड हो रहा है। साइबर ठग नए नए तरीकों अपनाकर लोगों के खून पसीने की कमाई एक झटके में उड़ा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मैम देखिए, मैं आपको बिलीव देता हूँ, आप एक बार बिलीव करके देखिए। अगर आपका पैसा मुझे देने का नहीं होती मैम, तो सबसे पहले ये नंबर आपका ब्लैक लिस्ट में डाल देता। ठीक है, तो आप एक बार बिलीव कीजिए मैम। देखिए, आपका भाई जैसा मैं होऊंगा या बेटे जैसा होऊंगा, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, आप बिलीव कीजिए, पेमेंट आपको मिल जाएगा सुबह तक। ओके। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की रहने वाली श्वेता एक हाउसवाइफ हैं। बच्चों की फीस के लिए पैसे जोड़े थे। गलत मोबाइल नंबर पर रिचार्ज होने की वजह से श्वेता ने सर्च इंजन से कस्टमर केयर का नंबर निकाला, लेकिन समाधान नहीं मिला, बल्कि बड़ी समस्या से पाला पड़ गया। दरअसल श्वेता अनजाने में साइबर ठग से बात कर रही थी। अपना अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए जैसे ही पिन डाला, अगले ही पल श्वेता के खाते से पूरा पैसा जा चुका था। मैंने रिचार्ज करने के लिए अपने फ़ोन पे गई और रिचार्ज करी, तो वो मेरे में ना होके मेरे हस्बैंड में हो गया। फिर उसके बाद मैंने कस्टमर केयर का नंबर ढूंढा गूगल पे और वो शो किया सर पूरा कि ये एयरटेल कस्टमर केयर है, यहाँ आप बात कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया उस नंबर पे। जब मैंने क्लिक किया और बात करी, और बात करते करते उसने बोला ठीक है मैडम, हम पैसा भेज रहे हैं, आप देख लीजिए। अपना बैलेंस चेक करने के लिए मैंने अपनी पिन डाली। मैं कोई पिन किसी को कुछ नहीं बता रही हूँ, बस मैं अपना मोबाइल में पिन डाली और मैं अपना टोटल बैलेंस चेक कर रही हूँ। बस मैंने चेक किया, फटाफट मेरे पैसे कट गए। 61,000 रुपये करीब मेरे कट गए सर फ़ोन पे पूरे। मेरी मेहनत का ही पैसा था, मैंने रखा हुआ था बच्चे की फ़ीस के लिए, बिजली का बिल पटाने के लिए, सारी चीज़ों के लिए।
तो मुझे बहुत दुख हुआ सर। और बड़ा दुख मुझे इसी बात का हुआ कि मेरे पैसे चले गए। लेकिन सर ये जो साइबर क्राइम बना हुआ है, ये सब किस लिए है सर? कोशिश कर रही हूँ, जा रही हूँ, वहाँ फिर से जाऊँगी, मुझे नहीं लगता सर कि मेरे पैसे मुझे मिलेंगे वहाँ से। गूगल या किसी अन्य सर्च इंजन के माध्यम से अगर आप अपने कस्टमर केयर को फ़ोन करने के लिए नंबर ढूंढ रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि साइबर ठगों की नज़र यहाँ पर भी है। जिस नंबर पर आप फ़ोन कर रहे हैं वो किसी साइबर ठग का भी हो सकता है और आप साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। साइबर ठग अब पुराने तरीके छोड़कर नए हाईटेक तरीके अपना रहे हैं। बिना OTP दिए भी या बिना किसी लिंक पर क्लिक किए भी बेहद ही आसानी से आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। 8 महीनों में भोपाल में साइबर क्राइम की 4104 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इसी दौरान राजधानी में 41 करोड़ की साइबर ठगी हो गई। हर दिन करीब 17 लाख रुपए से अधिक की ठगी हो रही है। प्राइवेट नौकरी वाले 885 लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई। 1732 ग्रेजुएट लोग ठगी का शिकार हुए। 153 मिडिल स्कूल पास भी ठगे गए। बिजनेस क्लास के 352 लोग शिकार बने। सबसे ज्यादा 15 से 25 साल की उम्र के लोगों के साथ फ्रॉड हुआ। साइबर क्रिमिनल तरीके ज़रूर नए अपना रहे हैं, परंतु वो खेलते हैं वो आपके डर पे, आपके आलच पे, आपके लालच पे। साइबर क्रिमिनल्स अब जो हम लोगों को देखने में आ रहा है उसमें एक नया मोडस ऑपरेंडी देखने में आ रहा है, जिसमें वो आपको डिजिटल अरेस्ट करने की बात कहते हैं और उसके बाद आपको वो पुलिसकर्मी बन के, कभी CBI, कभी NCB, कभी NIA के अधिकारी बन के आपको एक वीडियो कॉल पे लेंगे। इसके अलावा एक और फ्रॉड चल रहा है आजकल काफ़ी ज़्यादा, जिसको हम टास्किंग फ्रॉड कहते हैं। आपके पास लिंक आएगा, आपसे कहा जाएगा घर बैठे पैसे कमाएं। तीसरा इसी तरह से शेयर मार्केट का फ्रॉड देखने में आ रहा है, जिसमें इसी मोडस ऑपरेंडी से आपको कहते हैं कि एक नया IPO लॉन्च हो रहा है। पेंशन फ्रॉड में आमतौर पे ट्रेजरी अफसर बन के बुजुर्गों के पास फ़ोन किया जा रहा है और बुजुर्गों को फ़ोन करके कहते हैं कि हम ट्रेजरी से बोल रहे हैं, आपकी जो पेंशन रिलीज़ होनी है उस पेंशन के कुछ कागजात कम है, तो आप हमको अभी हम एक लिंक भेज रहे हैं, उस पर आप अपना KYC अपडेट कर दीजिए। 3 शब्द, डर, आलस और लालच। कोई भी मैसेज, कोई भी फ़ोन कॉल, कोई भी चीज़ अगर आपके इन 3 भावनाओं में से आपकी किसी भी एक भावना को या एक से ज़्यादा भावनाओं को जागृत करती है, तो सतर्क हो जाएं। अब तक सामने आए मामलों से पता लगा है कि 92% मामलों में लोग लालच के कारण साइबर क्राइम का शिकार होते हैं। 6% मामलों में लोग ज़रूरत के चलते ठगों के जाल में फंस जाते हैं। केवल 2% ऐसे मामले हैं जब कंप्यूटर या मोबाइल हैक होने से साइबर अपराध होता है। एवरेज 20 के करीब हमारे 20 के 25 के लगभग शिकायतें आती हैं, उनको हम एंटरटेन करते हैं और इसमें फिर हम लोग तत्काल 20 में ही हम लोग जो पहला काम होता है कि उनका अमाउंट या ट्रांजेक्शन को फ्रीज कराएं, तो हम लोग सबसे पहले पैसे रिफंड की कार्रवाई कराते हैं। सोशल मीडिया पे कितनी एक्टिविटी करते हैं और कितना अपने आप को एक्सपोज करते हैं, इस पे बड़ा रहता है कि सोशल मीडिया में एनालिसिस होता रहता है। फ्रॉड लोग हैं, सोशल मीडिया से ही नंबर उठाते हैं। आप लोग अपने कहना चाहिए एक्सपोजर के लिए, लोगों में फेम होने के लिए नंबर डालते हैं, उन नंबरों का यूज़ करके और अपने आपके जो डेटा का यूज़ करके आपने जो पुरानी पोस्ट डाली है उसको एनालिसिस करके ही आपको टारगेट करते हैं। कई बार डर और ब्लैकमेलिंग के चलते लोग ठगी होने के बावजूद भी शिकायत दर्ज कराने से हाथ पीछे खींच लेते हैं। ऐसे मामलों में समझदारी यही है कि नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर या अपने नज़दीकी थाने में जल्द से जल्द शिकायत दर्ज कराई जाए। आंकड़ों से साफ है कि साइबर क्राइम का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 2% मामलों में ही ऐसा पाया गया है जब किसी मोबाइल फोन या कंप्यूटर के हैक होने से साइबर ठगी हुई हो, यानी कि जागरूकता की कमी है। पुलिस दावा करती है कि कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई में पैसों की रिकवरी भी की जा रही है, लेकिन पीड़ित संतुष्ट नहीं हैं। भोपाल से सहयोगी कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV। वहीं हिमाचल प्रदेश में अयोग्य करार विधायकों की पेंशन बंद कर दी गई है। ये विधानसभा में पारित एक बिल के बाद हुआ है। हाल ही में कांग्रेस के 6 विधायक अयोग्य घोषित किए गए थे, तो ये सुखविंदर सिंह, माफ कीजिएगा, जो सुक्खू साहब हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो अयोग्य करार विधायक थे, जो कांग्रेस के विधायक थे, जो टूटकर बीजेपी में जाने गए थे, उन सब के ऊपर एक कड़ा प्रहार जरूर किया है। VD शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये सीधा सीधा एक वार्निंग के तौर पर कम से कम एक प्रहार किया है मुख्यमंत्री साहब ने। बिल्कुल अंकित, मैं आपको बताऊं, ये जो बिल है हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लेकर आए थे और इस पर हालांकि 5 से 6 सदस्यों ने चर्चा भी की है और चर्चा के बाद निष्कर्ष ये निकला है, जब विरोध भी हुआ, कई बार ये भी कहा गया कि
ये जो है अगर इस तरह की जो है बिल लाए गए तो जो एक विधायकों की संस्था है उस पर एक बड़ा प्रहार होगा। कई तरह की बातें आएगी, कुछ लोग कोर्ट में जाएंगे कि जब जनप्रतिनिधि है, ये विपक्ष के नेता की शब्द है, जब जनप्रतिनिधि इसलिए नहीं है कि वो सैलरी और भत्ते या पेंशन ले। ये विरोध हुआ, 5 से 6 लोगों ने इस चर्चा में भाग भी लिया, विधायकों ने भाग लिया, विपक्ष के और पक्ष के। लेकिन मुख्यमंत्री ने ये साफ तौर पर कहा कि ये किसी भी पार्टी में हो सकता है, चाहे बीजेपी है या कांग्रेस है। अगर मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि जो विधायक कांग्रेस पार्टी के, जिस पार्टी में वो इतने सालों तक विधायक रहे, उनके नहीं हुए तो क्या भारतीय जनता पार्टी के हो गए। ये बड़ा मैसेज पूरे देश भर में देने का प्रयास किया गया। इसी के तहत ये बिल जो है सदन में जो है विधायक वेतन, पेंशन और भत्ते 2024 लेकर आए थे और इसको जो है पारित भी कर दिया गया है। और ये बड़ा प्रयास ये है कि जो 6 विधायक अयोग्य यानी डिस्क्वालीफाइड विधानसभा अध्यक्ष ने किए थे पिछले सेशन के दौरान, जो बदर सेशन हुआ था और यहाँ पर राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग हुई थी, उसके बाद ये सारा कुछ हुआ। उसके बाद से जो है ये चर्चाएं लगातार थी कि कहीं ना कहीं सरकार इनको सबक सिखाएगी। लेकिन बड़ी बात ये है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा से ये जो है ये मैसेज देने का प्रयास पूरे देश भर में है कि जिन विधायकों ने अपने दल बदल करने के बावजूद ये सब कुछ किया, वो पूरे देश में मैसेज जाए। बिल्कुल। अगर आप इस तरह की और कांग्रेस पार्टी तो इससे काफी भोगी रही है। कई राज्यों में कांग्रेस को सरकार से अपने हाथ जो धोने पड़ गए, गंवानी पड़ गई सरकार इस तरीके के डिफेक्शंस के बाद। तो क्या इसका एक मैसेज पूरे देश में जाएगा, नहीं जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कम से कम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक पहल की है, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी की है उन विधायकों के खिलाफ जिन्होंने उनकी पार्टी को छोड़कर उनकी सरकार को खतरे में डालने की कोशिश की थी। छोटा सा एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आने में देरी हमारे साथ। हरियाणा चुनाव से पहले नए चुनावी समीकरण दिख रहे हैं। इनेलो और बसपा साथ साथ है। इनेलो के क्या रणनीति है और क्या वो इस बार वापसी कर पाएगी? हमारे सहयोगी राजीव रंजन के साथ इनेलो के महासचिव अभय चौटाला ने बातचीत की, आपको सुनाते हैं। हरियाणा की राजनीति में अभय सिंह चौटाला किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वह विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं, देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री और यहाँ के तीनों लाल में से एक चौधरी देवीलाल के पोते हैं। पिछले चुनाव में इनकी पार्टी को 1 सीट मिली थी और इस बार क्या उम्मीदें हैं, क्या प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं? इंडियन नेशनल लोकदल के महासचिव अभय सिंह चौटाला हमारे साथ हैं। पिछले चुनाव में 1 सीट आपको मिले थे, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? इस बार हमारा गठबंधन है बहुजन समाज पार्टी का और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का। हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। लोग तो हमारे बारे में, कांग्रेस के लोग विशेष रूप से एक प्रचार करने में लगे हुए। सबसे बड़ा डर और खतरा अगर है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से इनको, इसलिए प्रचार करते हैं कि ये वोट काटने वाले लोग हैं। हम लोग जो है आज प्रदेश के अंदर नेशनल लेवल के ऊपर लोकसभा के मुद्दे होते हैं, अब विधानसभा का चुनाव है, अब स्थानीय मुद्दों पे चुनाव होगा। अब लोग कंपेयर करेंगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की गवर्नमेंट को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की गवर्नमेंट जो 2000 से 2005 में थी उसको, और उसके बाद 10 साल जो कांग्रेस के थे उसको, और ये 10 साल जो बीजेपी के रहे, इनमें कंपेयर होगा कि किसके राज के अंदर ज़्यादा सुविधाएं आप लोगों को मिली, किस राज में ज़्यादा लूट मची, किस राज में इस किस्म के फैसले लिए जिससे लोगों में निराशा आई, लोग परेशान हुए। आज बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। कांग्रेस में समय आने दो, टिकटों का बंटवारा हो जाए, बहुत बड़ी भगदड़ मचेगी। लोगों का आज हमारे ऊपर ये विश्वास है कि अगर गठबंधन आगे आएगा तो उससे लोगों को सुविधाएं ज़्यादा मिलेगी। हमें कहा तो रीजनल पार्टी जाता है, ये रीजनल पार्टियां नहीं है, ये ओरिजिनल पार्टियां हैं। जैसे अलग अलग स्टेट के अंदर रीजनल पार्टियां, जैसे ममता जी की होगी, समाजवादी पार्टी होगी, बीजू पटनायक के नवीन पटनायक जी की होगी, लालू जी की होगी, ये ओरिजिनल पार्टियां हैं। ये एक्चुअल में वो पार्टियां हैं जो प्रदेश के लिए काम करती है, प्रदेश के
लोगों के लिए काम करती है। प्रदेश में मतलब देश में बैठे लोग तो निर्णय लेते हैं। लेकिन ये सही है कि आपकी पार्टी ओरिजिनल पार्टी है, लेकिन पार्टी में जो बिखराव हुआ उसका नतीजा भुगतना पड़ा। अगर मैं आंकड़े अगर देखूं तो 2009 में जो है 31 आए, 2014 में 19 आए और 2019 की बात करें 1 सीट आए। वो आपकी बात बिल्कुल जायज है। जब हमारी 19 सीट थी, जब मैं अपोजिशन लीडर था, तो इस किस्म के हालात प्रदेश में हो गए थे कि अगली सरकार हमारी बननी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है उसने एक मास्टर स्ट्रोक मारा, एक तरह से एक गेम खेली, राजनीतिक षड्यंत्र किया और हमारी ही पार्टी को उन्होंने तोड़ा। कुछ स्वार्थी थे, हमारे अपने बच्चे, हमारे अपने लोग जो बहुत जल्दी में थे सत्ता में आने के लिए, जो अपनी पार्टी को रोक करके अपना दाव लगाना चाहते थे। उन लोगों ने भाजपा के हाथों में खेल करके और अलग हो गए। अलग होकर के उन्होंने इस तरह से लोगों में एक प्रचार किया कि हमें घर से निकाल दिया, ये कहा गया कि हमारे से सब कुछ ले लिया गया, ये कहा गया कि हमें कुछ दिया ही नहीं, हमें तो सड़क पे ला करके खड़ा कर दिया, अब आप ही हमारा फैसला करोगे। हमारे लोग इमोशनल हैं, लोगों ने कहीं ये मान लिया कि इनके साथ गलत हुआ, हमारा ही वोट जो है वो जेजेपी में चला गया। इसीलिए जेजेपी को 14-14.5% वोट मिला था। अदरवाइज हालात ये हो गए थे कि हमारी सरकार बन रही थी प्रदेश के अंदर और जो हमारी पार्टी का वोट था वो वोट जो है 14% उनके साथ चला गया। कुछ वोट जो है थोड़ा बहुत जेजेपी को पिछले चुनाव में बात करें तो 10 सीट मिले थे, लेकिन अभी की अगर बात करें तो 10 में से 7 छोड़ के जा चुके हैं, बस 3 लोग बचे हुए हैं साथ में। नहीं, अब तो एक भी सीट नहीं आएगी। नहीं, 3 ही लोग बचे हुए, बाकी 7 छोड़ के चले गए। छोड़ के भी चले गए, ये इसलिए छोड़ करके गए, इसलिए जेजेपी आज खत्म होगी कि जेजेपी के लोगों ने प्रदेश के लोगों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैं आपके दरवाजे पे जा करके या मैं खुले मंच से ये कहूँ कि हम भाजपा को जमुना पार कर देंगे, अगर मैं ये कहूँ आपके सामने कि हम किसी भी कीमत में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे और लोगों का वोट आप इमोशनल करके ले रहे हो और जब समय आता है भाजपा को सत्ता से बाहर करने का तब आप जाकर के उनकी गोद में बैठ जाते हो, तो फिर ये मान के चलो कि जिन लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है वो लोग बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी चीज़ को। ये चौधरी देवीलाल की लेगेसी के नाम पे वोट लेकर के आए थे, उन्होंने तो चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रख दिया। जिस भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते थे उसी के साथ 4.5 साल तक सत्ता में रह करके प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा। तो आप जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और प्रॉमिस करें कि हम पूरा करेंगे? हाँ, बता रहा हूँ, वो भी बताऊंगा आपको। चौटाला साहब ने सरकार आपके द्वार के तहत जो सरकारी अधिकारी आम जनता को परेशान करते हैं, दफ्तर के बाहर खड़ा करते हैं, उनके घरों के सामने अधिकारियों को ले जाकर के खड़ा कर दिया, आम आदमी की समस्याओं का निदान कराया और उसके साथ साथ ग्रामीण अंचल जो पिछड़ा हुआ था उसके अंदर विकास के काम के लिए एक एक गांव में करोड़ों करोड़ों रुपए, उस वक्त का करोड़ों रुपए जो बहुत मायना रखता था, वो उन्होंने खर्च किया था। और लोगों का विश्वास हमारी पार्टी के प्रति इसीलिए ज़्यादा है कि जो बात हम कहते हैं उसको पूरा करते हैं। अब हम सत्ता में जब आएंगे, मैंने खुल करके लोगों के सामने एक बात कही है कि हम पेंशन जो चौधरी देवीलाल ने बनाई थी 35 साल पहले बनाई थी, आज वो जो पेंशन 35 साल पहले बनी थी उस पेंशन को 100 रुपया था, आज कितनी महंगाई बढ़ गई। उसके बाद उस वक़्त का 100 रुपया 10,000 से ज़्यादा है आज के, हम उसको बढ़ाएंगे 7500 रुपये महीना करके देंगे। उस वक़्त चौधरी देवीलाल ने जब ये पेंशन दी थी तब पता है बजट क्या था? 8,000 करोड़ का, केवल हरियाणा प्रदेश का, तब 100 रुपया दी थी। आज हरियाणा का बजट है 3.5 लाख करोड़ का, तो उसमें 7500 रुपया पेंशन देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह आज हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, हम हर घर से एक बच्चे को रोजगार, 2 लाख नौकरियां आज भी पद खाली पड़े हैं। उसके अलावा इस सरकार ने परमानेंट भर्ती करने की बजाय, पक्की नौकरी देने की बजाय कौशल रोजगार योजना के नाम से लोगों को ठगना शुरू कर दिया। उससे सबसे बड़ा नुकसान पता है किसका किया इन्होंने? जिस बैकवर्ड का नारा देते हैं उस बैकवर्ड का सबसे बड़ा नुकसान किया। शेड्यूल कास्ट का जो है, जो रिजर्वेशन इन दोनों को मिलनी चाहिए थी, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया एक तरह से, और बाहर से ला करके लोग भर्ती कर दिए। हम पक्की नौकरी निकालेंगे, 2 लाख का जो पोस्टें वैकेंट पड़ी है उनको भरने का काम करेंगे, और जो लगे हुए बच्चे हैं जो लंबे समय से
रोजगार नौकरी कर रहे हैं, जो पक्के नहीं हो रहे उनको पक्का करने का काम करेंगे। उसके अलावा जो बच्चा बेरोजगार रह जाएगा हम उसे मायूस नहीं होने देंगे, उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में हुड्डा रोज कहता है कि हम उसको लागू कर देंगे। हुड्डा जी से पूछो कि ये पेंशन जो है ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म किसने करी थी? कांग्रेस के राज में खत्म हुई थी। एक और बड़ा मुद्दा है हरियाणा में। अगली बात सुनो आप जी। ये कहते हैं, हैरानी की बात है, गरीब आदमी को बरगलाने के लिए आज वायदे किए जाते हैं। कांग्रेस ही कहते हैं 100 गज का प्लाट देंगे, पक्का मकान बना करके देंगे। 10 साल मुख्यमंत्री रहा था, किसी ने रोका था? किसी ने रोका था क्या? हमने गांव में भी दिए लोगों को और हमने शहरों के अंदर भी इस तरह के आवास बना करके दिए जिसमें गरीब आदमी का एक पैसा खर्च नहीं हुआ और गरीबों को पूरी सुविधाएं मिली। अब हमारी सरकार बनने के बाद हम 100 गज का प्लाट भी देंगे और चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत 2 पक्के मकान बना करके देंगे। रसोई की गैस का जो सिलेंडर है, सब लोगों ने इसमें समझ बाग दिखाई। कांग्रेस ने भी दिखाया, बीजेपी ने दिखाया, देश के प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ तक कहा कि मैं चूल्हे से मुक्ति दिला दूंगा महिलाओं को और हर घर में गैस का कनेक्शन फ्री कर दूंगा। फ्री करने की बजाय गैस का सिलेंडर 1200 रुपये का हो गया। आज हमारे राज में 250 रुपया था, हम उसको फ्री में देंगे और 1100 रुपये हर महिला को उसके खाते में अलग से देंगे ताकि उसकी रसोई का खर्चा उसको मांगना ना पड़े। ये सारी चीज़ें हम जो है सरकार बनने के बाद करेंगे। लोगों को हमारे ऊपर इस बात का विश्वास और भरोसा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो वायदा करेगी उसको हर हालत में पूरा कर देगी। हम मुफ्त पानी देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त शिक्षा देंगे, मुफ्त स्वास्थ्य देंगे। लेकिन इससे तो 4 चीजें सबसे अहम होती है। लेकिन इससे तो सरकारी खजाने पर बहुत भार पड़ेगा। कोई भार नहीं पड़ता सरकारी खजाने को। ये जो लूट है आज सरकारी खजाने पे, हम इसको बंद कर देंगे। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे और हमारा जो बजट का पैसा है उसका सदुपयोग करेंगे, अच्छे से उसको खर्च करेंगे, लोगों को सुविधाएं प्रदान करने का काम करें। इसीलिए अभय जी आपके बारे में लोग कहते हैं, एक आपके जो कंस्टिट्यूंसी वहाँ लोग कहते हैं कि आपके बारे में कहते हैं कि आपका घर का नाम बिल्लो बिल्लो लोग कहते हैं। वो कहते हैं कि भले ही आप जुबान के कैसे ले हैं, कड़े बोलते हैं, लेकिन जो प्रॉमिस करते हैं उसको पूरा करते हैं आप हमेशा। मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं करता, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आज हर व्यक्ति ये कहता है कि अभय सिंह ने जो बात कही हमेशा उसको पूरा किया। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैंने किसान आंदोलन जब चल रहा था और जब मैं उसका समर्थन कर रहा था, जब मैं किसान नेताओं के बीच में गया तो उन्होंने मुझे कहा कि चौधरी देवीलाल होते तो आज कोई बड़ा फैसला करते। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ और ऐसा फैसला लूँगा जिससे आंदोलन को ताकत मिलेगी। मैंने पत्रकार साथियों को बुलाया और कहा कि 26 जनवरी तक या तो आंदोलन जो है बातें मान ली जाएगी, मोदी जी 26 तारीख को ये विड्रा कर लेंगे, तीनों जो कानून बनाए। नहीं विड्रा करेंगे तो मैं 27 को रिजाइन करूंगा और लगातार इस आंदोलन का हिस्सा बनकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगा। विधानसभा की सीट से इस्तीफा देना छोटा सा काम नहीं है। कोई भी मेंबर, कहने को तो उस वक्त बहुत सारे पार्टियों के लोग कहते थे कि हम आपके साथ हैं। आपने जब उन्होंने ये शर्त रख दी कि अगर आप हमारे साथ हो तो रिजाइन करके आओ, तो सब पीठ दिखा गए, कोई एक भी नहीं गया। अगर किसी ने अपना वायदा पूरा किया, किसी ने अपनी राजनीति दाव पे लगाई, तो शख्स का नाम अभय सिंह चौटाला था। उसने 27 तारीख को, मेरे आप देखो मजे की बात, 26 तारीख को एक और हुआ था। आपने सुनो एक मिनट सुनो, 26 तारीख को जो हुआ उसके भी आपको पता है, हर टीवी चैनल पे चला था, सोशल मीडिया पे बहुत उसको आउट किया गया था। ये कहा गया था कि ये तिरंगा यात्रा जो आई है ट्रैक्टरों के साथ, इसमें खालिस्तानी आगे साथ में, और उन्होंने लाल किले पे अपमानित कर दिया तिरंगे को, खालिस्तान का झंडा उससे ऊपर लगा दिया। मतलब लोगों में विवाद कर दिया था। ये लग रहा था कि आंदोलन टूट जाएगा। सुनो, मेरे को 26 तारीख को भाजपा के, कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के फोन आए कि अब तेरे इस्तीफे से कुछ नहीं बनने वाला। मैंने उनको कहा यार तुम अगर किसान हितैषी हो तो आपको भी मेरे साथ चलना चाहिए। आज इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, अगर हम सब मिलकर के इस्तीफा देंगे तो आंदोलन मजबूत हो जाएगा, सरकार मजबूर हो जाएगी। हम इसकी शुरुआत करेंगे, हो सकता है पूरे देश के अंदर किसान का वोट लेने वाला इनके साथ खड़ा हो जाए। तो मैंने उनको ये समझाया, वो नहीं गए। मैंने जाके इस्तीफा दिया और मैं 27 तारीख को आकर, और उसके बाद लोगों ने फिर से दोबारा आपको चुन के भेजा। इसीलिए चुन रहा कि मैं अपनी बात पे रहा। अगर मैं कहीं पीठ दिखा देता तो लोग सारी उम्र के लिए मुझे कहते कि तू चल,
तेरे पे हमें कोई विश्वास भरोसा नहीं। आज किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर कोई इस बात का पक्का भरोसा नहीं कर सकता कि जो बात ये कहेगा उसको पूरी करेगा। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का नाश इसी तरह तो कर रहा है कि हर एक को टिकट दे रहा है, देगा कैसे? मैंने किसी से टिकट का भी प्रॉमिस नहीं किया आज तक। मैंने कहा पार्टी के लिए काम करो, हम सर्वे करा लेंगे, सर्वे में जिसका नाम आएगा हम उसको टिकट देंगे। तो चलिए सर, एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। बहुत मेहरबानी। शुक्रिया सर। थैंक यू सर।